का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। की बात करें तो महारत्ना कंपनी ने 1 लाख रुपए के बना दिए 47 लाख रुपए, 4 बार बांटे हैं बोनस। तो महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले 20 साल में शेयर धारकों को 56 रिटर्न दिया है। उन्होंने पिछले 20 साल में 1 लाख रुपए के निवेश को 47 लाख रुपए से ज्यादा का बना दिया। महारत्ना कंपनी ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया। पिछले 20 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दिया। महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर 16 सितंबर 2005 को 36.25 रुपए पर थे और अगर किसी व्यक्ति ने 16 सितंबर 2005 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों में 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसी कंपनी के 2755 शेयर मिलते। यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले 20 साल में अपने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया और अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 33,060 पहुंच जाती है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में 12 सितंबर यानी कि 2025 को बीएसए में 142.65 पर बंद हुए हैं। अगर उस हिसाब से 33,060 शेयरों को मौजूदा वैल्यू देखें तो 47 लाख से ज्यादा पहुंच जाती। पिछले 20 साल में अपने शेयर धारकों को 4 बार बोनस शेयर दिया। अक्टूबर 2009 में कंपनी ने निवेशकों को 1.1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए। कंपनी ने हर शेयर पर 1 शेयर पर बोनस शेयर बांटा। फिर अक्टूबर 2016 और मार्च 2018 में भी कंपनी ने 1.1 रेशो में बोनस शेयर दिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जून 2022 में भी 1.2 के अनुपात में निवेशकों को बोनस शेयर दी, यानी कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। महारत्ना कंपनी इंडियन कॉर्पोरेशन ने अगस्त 2003 में भी 1.2 के रेशो में बोनस शेयर बांट चुकी है। हालांकि हमने अपने कैलकुलेशन में केवल 20 साल में दिए गए बोनस शेयरों को शामिल किया है। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया। अगर डिविडेंड की अमाउंट भी देखें तो वो एक अलग सिनेरियो जो है बनता नजर आएगा। अकेला बोनस ही कंपनी का 1 लाख रुपए का 20 साल में 47 लाख रुपए करने का दम दिखा चुका है। आगे का सिनेरियो समझे तो आगे के लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं। क्रूड ब्रांड के प्राइजेस, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, अब कंपनी देखिए ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस बढ़ाती नजर आ रही है। सो निवेश आगे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं साहनी जी काफी कोशिश कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, जो कि पिछले 1 महीने में हमने उनकी सारी स्टेटमेंट लगभग आपके साथ शेयर करी ही हैं और आगे भी की ही हुई हैं। इंडियन ऑयल में अगर पीयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर रिलायंस के बाद सबसे यहाँ पर मार्केट कैप बढ़ती यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद बीपीसीएल, एचपीसीएल भी कंपनियाँ यहाँ पर नज़र आ रही। लेकिन अगर इन सभी सेक्टर के वाइज समझें, पीयर कंपैरिजन करें तो पी रेशो जो है वो वैल्यूएशन यहाँ पर 16.84 की निकल करके आ रही। लेकिन इंडियन ऑयल अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग समझें तो फिलहाल हमें 12.61 पी रेशो देखने के लिए मिल रही। अगर बीपीसीएल, एचपीसीएल के कंपैरिजन करें तो वो स्टॉक फिलहाल ज़्यादा सस्ते हैं अकॉर्डिंग टू पी रेशो। अगर इंडियन ऑयल की बात करें, वैसे तो 10 से नीचे अगर पी रेशो तो वेल एंड गुड रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग ही समझें तो थोड़ा सा स्टॉक अभी भी महंगा है। लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर समझें तो यहाँ पर एक करीब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इसके अलावा समझें तो कंपनी के पास इन एवरी ईयर एक अच्छे रिजर्व बनते नजर आ रहे हैं। देखिए कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता नजर आ रहा है। मार्च 2024 से मार्च 2025 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुई रिजर्व में, लेकिन ग्रोथ हुई है। समझे तो रिजर्व अगर कंपनी के पास अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं बोनस डिविडेंड चीजें देनी आसान रहती है कंपनी। शेयर होल्डर्स की बात करें तो मार्च के बाद जो एक गिरावट देखने के लिए बाजार में मिली थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिटेल ने भी जो है माल निकाला है। उसके अलावा यहाँ पर डीआई की होल्डिंग तो आपके सामने ही है, काफ़ी अच्छा स्टेक बढ़ता नजर आया है। कहीं ना कहीं एफआईआई ने भी अपना स्टेक स्टॉक में बढ़ाया है। यानी कि समझा जाए तो सिर्फ पब्लिक ही यहाँ से निकलती नजर आई है। डीआई ने और एफआई दोनों ने ही स्टेक बढ़ाया इंडियन ऑयल में। जून तक जो डाटा अपडेट है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हुए हैं क्योंकि आपके सामने ही है, पब्लिक का डाटा कुछ कम होता नजर आया है। वहीं पर अगर मैं थोड़े से फ्यूचर प्लान आपके साथ डिस्कस करूं इंडियन ऑयल के, इंडियन ऑयल भविष्य की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने परिचालन का विस्तार भी कर रही है, जिसमें रिफाइनरी क्षमता में वृद्धि करना, पेट्रोकेमिकल में भी विस्तार करना, हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी एक भारी निवेश शामिल है।
सो कंपनी पानीपत में भी एक प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है, जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, जो कि 2040 तक आपको पता है नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है, गवर्नमेंट का एम है। और तो और थोड़ा सा डीप समझे तो पारादीप रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है, जहाँ पर 15 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 25 MTPA की जाएगी और एक नेफ्ता क्रैकर इकाई स्थापित भी की जाएगी। फिर पानीपत में एक अत्याधुनिक 10 KT ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो भारत का पहला होगा। ओडिशा के भी पारादीप में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है। और तो और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, SAF पर भी, हाइड्रोजन में भी, ग्रीन हाइड्रोजन में भी विस्तार कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपनी पाइपलाइन नेटवर्क को भी 22,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा EV चार्जर और CNG LNG आउटलेट के साथ अपने खुदरा नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। 2040 तक शुद्ध शून्य परिचालन उत्सर्जन प्राप्त करना, जीवाश्म ईंधन से दूर, एक चुस्त और भविष्य के लिए तैयार रहना। और तो और 2030 तक पेट्रोकेमिकल क्षमता को भी 13 मिलियन टन से अधिक करना। इंडियन ऑयल का यह विस्तार योजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और देश के ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देने के लिए डिजाइन की गई है, जिसका मतलब साफ है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, भारी निवेश यहाँ पर आता हमें नजर आएगा। अगर हम टेक्निकल वाइज स्टॉक में देखें तो RSI ना तो ओवरसोल्ड जोन में है, ना ही ओवरबोट जोन में है। यानी कि अगर RSI 70 से अब निकलती है तो दैट मीन कहीं ना कहीं खरीदारी ज़्यादा हो चुकी, बिकवाली आनी चाहिए। अगर ये 30 से नीचे रहती है तो दैट मीन बिकवाली ज़्यादा हो चुकी, खरीदारी आनी चाहिए। ट्रेंड की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रेंड 54.7 पर देखने के लिए मिला है, यानी कि अगर 35 से नीचे जाएगा दैट मीन बीरिश ट्रेंड है, और अगर 70 से अबव निकलता है तो दैट मीन बुलिश ट्रेंड है। तो करीब करीब फिलहाल 70 के करीब ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और तो MACD सिग्नल भी ग्रीन नहीं है। सो समझा जाए तो टेक्निकल वाइज ट्रेंड ना तो बुलिश है ना ही बीरिश है, नेचुरल ट्रेंड फिलहाल इंडियन ऑयल में बना हुआ है। इंडियन ऑयल के शेयर टारगेट की बात की जा रही है। इंडियन ऑयल के विश्लेषकों ने खरीदने की सलाह दी। समझे तो 18 हाउस अवधेश से बात करते हुए पृथ्वी फिनमार्ट के AVP हेड टेक्निकल इक्विटी रिसर्च हैं हरीश चुचार्य जी, उन्होंने शेयर खरीदने की सिफारिश की है। इंडियन ऑयल को अगर ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्रों के शेयर में निकट भविष्य में तेजी जारी रह सकती है और इंडियन ऑयल अच्छी गति खरीद हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मूल्य की बात करें, टारगेट की बात करें इंडियन ऑयल की, तो बाजार जो विशेषज्ञ हैं, एनालिसिस है, उनके द्वारा शेयरों का भाव जो है 152 से 155 रुपए तक की बात कही गई है और 139 के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने यहाँ पर टारगेट की बात रखी है। वहीं पर इंडियन ऑयल के डिविडेंड की बात कर लें तो काफ़ी लोगों को ये डिविडेंड कब आता नजर आएगा, तो 30 सितंबर से पहले जो है डिविडेंड आता नजर आ सकता है अकाउंट्स। वहीं पर समझे तो कंपनी में अगस्त में 3 रुपए का डिविडेंड और फिर उसके अलावा इंडियन ऑयल ने जुलाई 2024 में भी 7 रुपए का डिविडेंड दिया और 2023 में इंडियन ऑयल ने 2 मौकों पर जो है डिविडेंड दिया था, जो प्रत्येक शेयर पर कुल 8 रुपए। तो यहाँ पर एक अच्छी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, अक्टूबर से उत्पादन बढ़ाएंगे ओपेक प्लस देश, आगे कितना उछाल संभव। तो क्रूड की बात करें तो कीमतों में फिर से उछाल आते देखने को मिल रहा है। 66 और 63 के करीब ब्रेंट क्रूड देखने के लिए मिल रहे हैं और वहीं पर ओपेक प्लस द्वारा भी देश के फैसलों से तेजी आई है और ओपेक प्लस अक्टूबर से उत्पादन बढ़ाएंगे, जो कि 1.37 लाख BDP उत्पादन बढ़ेगा। उम्मीद से कम क्रूड का उत्पादन बढ़ेगा और उस पर यूएस के संभावित प्रतिबंध से तेजी भी आई। यूक्रेन पर हमलों का दौर जारी है। कीव में सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन युद्ध पर बैठक करेंगे और बैठक में रूस और प्रतिबंध लग सकते हैं। सो मेन कहने का पॉइंट ब्रेंट क्रूड और क्रूड के प्राइसेस की बात है और इस चीज का इफेक्ट जो है देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ओपेक प्लस जो कंट्रियां हैं अगर उत्पादन बढ़ाती हैं तो कहीं ना कहीं क्रूड ब्रेंट हमें सस्ता होता नजर आ सकता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है कच्चे तेल की कीमतों पर असर आता नजर आएगा। मोहम्मद इमरान ने कहा है कि टैरिफ का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट में चीन के आंकड़ों की बात करें तो महीने दर महीने आधार पर इजाफा देखने को मिला है। नवंबर तक चीन के आंकड़े ठीक ठाक आने की उम्मीद है। यूएस में भी इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रहा है और आगे कहा है कि 57 से $60 प्रति बैरल के आसपास रह सकता है। LKP सिक्योरिटीज की बात करूं तो VP जतिन त्रिवेदी ने कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज की गैप अप ओपनिंग के बाद आई रैली बढ़ती नजर आ रही है।
जो कहीं ना कहीं बुलिश फॉर्मेशन बना रही है। जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें 5500 रुपये के ऊपर बनी हुई हैं, जिसके चलते इवनिंग ट्रेडिंग आउटलुक पॉजिटिव बना रह सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं पर अगर टेक्निकल फंड का चौंकाने वाला डाटा आ चुका है, जहां पर अगस्त मंथ का कुछ डाटा अपडेट हुआ है। यहाँ पर फिलहाल सितंबर चल रहा है और 2-3 दिन तक और प्रॉपर यहाँ पर अपडेशन देखने के लिए मिलेगी, लेकिन फिलहाल समझें कि अगस्त मंथ में क्या हुआ है। तो 56 म्यूचुअल फंड ने फिलहाल बाइंग की है, 11 म्यूचुअल फंड ने बेचा है, 2,06,12,000 स्टॉक्स का चेंज आया है। और इस चीज़ को समझने के लिए कोशिश करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि 4 महीनों में कंटिन्यूसली इंडियन ऑयल में बाइंग आती नजर आई है। जुलाई मंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी, जब इंडियन ऑयल ने 156 के करीब लेवल को टच किया था, 150 से 156 तक के लेवल को टच किया था। लेकिन वहीं पर अगर मैं टोटल खरीदारों की बात करूं तो कोटक आर्बिट्रेज फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी करी है, 65 लाख स्टॉक से ज़्यादा की क्वांटिटी बाई करी है और ऑलरेडी इनके पास पहले भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी। आईसीआई प्रूडेंटल लार्ज कैप फंड ने भी 65 लाख के करीब स्टॉक्स की बाइंग करी है, ऑलरेडी इनके पास 39.5 लाख स्टॉक्स पहले भी थे। आईसीआई प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी 44.5 लाख स्टॉक की नई बाइंग करी है। आईसीआई प्रूडेंटल बिजनेस साइकिल फंड, आईसीआई प्रूडेंटल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, इन्होंने भी यहाँ पर 23 लाख 16.5 लाख के करीब क्वांटिटी बाई करी है। बिकवाली की बात करूँ तो क्वांट मल्टी एसेट ने बेचे हैं 24.5 लाख स्टॉक, फिर क्वांट मोमेंटम फंड, क्वांट कमोडिटी फंड, इनके द्वारा भी 16-17 लाख और 3,65,000 स्टॉक्स बेचे गए। यानी कि इसके बाद बेचने वाले कम नज़र आ रहे हैं, खरीदने वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं बाइंग जो है फिलहाल पॉजिटिव बनी हुई है। अगर डाटा चेंज होता है तो फिर से एक बार शेयर करने की कोशिश रहेगी। एनालिसिस की बात कर लूँ तो स्ट्रॉन्गली बाय 13 एनालिसिस रिकमेंडेशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल पर, 4 और बाई की, 8 होल्ड की और 4 ऐसे हैं जो सेल और स्ट्रॉन्ग सेलिंग की बात। इंडियन ऑयल में एलआईसी का बहुत बढ़िया स्टेक बना हुआ है, 6.4% का स्टेक यहाँ पर इंडियन ऑयल में बना हुआ। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि हो सकता है नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर के बैक बाउंस होता नजर आए, तो एग्जैक्टली वही चीज क्लियर आपको होती करीब करीब नजर आई है। साहनी जी ने एजीएम मीटिंग जो 30 अगस्त को देखने के लिए मिली है और साथ में जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो है वो यहाँ पर 30 सितंबर से पहले पहले अकाउंट्स में आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझे तो साहनी जी ने यहाँ पर 30 अगस्त को जो मीटिंग हुई है, जो आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी हैं, जबरदस्त बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सब सख्त पूंजी अनुशासन द्वारा समर्थित है, जिससे सुनिश्चित होता है, जिससे ये तय होता है कि प्रत्येक निवेश दीर्घकालिक मूल्य पैदा करता है, इंडियन ऑयल के भविष्य के लिए तैयार रखना। साहनी जी जब से सीईओ बने हैं तब के बाद से बहुत बढ़िया जो है एक बिजनेस की रणनीति बनाई जा रही है। और ठीक है, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्शंस में परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन अभी आपको पता है भू राजनीतिक जो ये चीजें, जो अस्थिरता बनी हुई है देश में या फिर अदर कंट्रीज में युद्ध को लेकर के, फिर अब ट्रेड वॉर का अलग सिनेरियो चलता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं साहनी जी ने जो अपने अपने थॉट्स यहाँ पर हर बार जो इनकी स्टेटमेंट आती है हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उच्च बिजनेस मॉडल की, एक उच्च कंपनी को आगे लेके जाने वाली वो चीजें इनमें नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हैं। तो कंपनी ने बनाया अगले 5 साल का प्लान। क्रूड रिफाइनिंग बढ़ेगी, 1.66 लाख करोड़ का निवेश होगा। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और फ्यूल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आने वाले 5 साल में अब तक की सबसे बड़ी विस्तार योजना का ऐलान किया। चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने शनिवार को शेयरधारकों को बताया कि कंपनी ट्रेडिशनल ऑयल कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स और नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेजी से निवेश करेगी। इसके लिए इंडियन ऑयल 1.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी का कहना है कि वह अपने रिफाइनिंग बिजनेस को अपग्रेड करना चाहती है। कंपनी अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को भी 80.75 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2028 तक 98.4 मिलियन टन कर देगी। पानीपत, गुजरात, बरौनी रिफाइनरी में भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाइपलाइन नेटवर्क को भी 22,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए 21 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। और नेपाल समेत कंपनी ने कहा है कि नए स्टोरेज फैसिलिटी बनाए जा रहे हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर एनर्जी भी सप्लाई मजबूत होगी। तो इस एक स्टेटमेंट में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी और सुनी समझी। दूसरा पॉइंट समझे तो आईओसी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन को भी 4.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030 तक 13 मिलियन टन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखती है। खास फोकस स्पेशलिस्ट जो केमिकल्स हैं उन पर होगा। भारत में भारी आयात निर्भरता है और कंपनी के 40,000 से तो ज्यादा
भारत में पेट्रोल पंप हैं वो अब मल्टी एनर्जी हब में भी बदलेंगे, जहां ईवी चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग, सीएनजी, एलएनजी डिस्पेंसिंग और अन्य सेवाएं मिलेंगी। और आईओसी ने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। लक्ष्य है कि 2040 तक तो नेट जीरो ऑपरेशन एमिशन हासिल किया। सो ये एक बड़ी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है, जहां पर साहनी जी ने सखत पूंजी अनुशासन द्वारा एक पॉइंट लिया। साथ में अगर और थोड़ा समझे तो प्राकृतिक गैस और अन्य व्यवसायों में भी वृद्धि की बात कही गई है। 20% की वृद्धि हुई है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सालाना 7.9 मिलियन टन हो गया है। 21 राज्यों में और 49 भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो कि भारत की 21% आबादी को कवर करता है। ऊर्जा के अलावा भी इंडियन ऑयल ने नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए विस्फोटक, क्रायोजेनिक और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विस्तार किया है। जी ने यह भी कहा है कि रूस और यूक्रेन संघर्ष से लेकर मध्य पूर्व में शांति और अमेरिका में व्यापार बाधाओं तक भू राजनीतिक तनावों के बीच ये चुनौतियां पैदा की हैं। और इंडियन ऑयल 2024-25 में 10 करोड़ टन से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री हासिल की, जिससे इसके विशाल खुदरा नेटवर्क, पाइपलाइन और 15 करोड़ घरों तक पहुंचने वाली एलपीजी का समर्थन पर एक अच्छी स्टेटमेंट साहनी जी द्वारा इन फ्यूचर ऐसी स्थितियों में दी गई है, जो कि एक बढ़िया बात है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंडियन ऑयल पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था स्टार्टिंग में, पहले 5 मिनट की वीडियो में, कि आगे मुझे क्या लगता है कैसा सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 85% भारत अपनी ज़रूरतों का जो आयात है वो कच्चे तेल से करता है, ज़रूरतों को पूरा। लेकिन अब क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जिनसे पता चलता है कि क्या यूज़ होता है कच्चे तेल से। तो सबसे पहला पॉइंट, पेट्रोल। गाड़ियाँ, ईंधन, बाइक चलाने में मदद करता है। रिफाइनरी में हल्के तेल से निकाला जाता है। दूसरा, डीजल। इसके अलावा कैरोसिन पर भी यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पर ज़्यादातर जो हवाई जहाज हैं जिसके जेट ईंधन से उड़ते हैं, और पुरानी देहाती लालटेन और छोटा रूम हीटर भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा एलपीजी में भी खाना बनाया जाता है, घर में गर्मी दी जाती है, गैस चूल्हा, गर्म पानी का गीज़र, ट्रैकिंग के लिए छोटा स्टोव। तो ये सारी चीज़ें कच्चे तेल की ज़रूरत इनमें रहती है। प्लास्टिक की बात कर लें, बोतल, थैला, खिलौने जैसे सामान प्लास्टिक से बनते हैं और कच्चे तेल से आता है और बहुत मजबूत होता है। कोका कोला की बोतल, बाजार का प्लास्टिक बैग, बच्चों का हॉट व्हील्स खिलौना। और एस्फॉल्ट की बात करें तो सड़कें भी बनती हैं, जो हाईवे बनती हैं, जो काला पदार्थ इस्तेमाल होता है, जो कच्चे तेल का भारी हिस्सा है। इसके अलावा रबड़, टायर, जूते, खेल के सामान बनाने के लिए भी सिंथेटिक रबड़ बनता है, जो कच्चे तेल से आता है, जैसे कि सीएटी टायर, नाइकी के रबड़ शूज़, फुटबॉल की रबड़ पर। और तो और खेतों में फसल उगाने के लिए भी जैसे यूरिया आते हैं, कच्चे तेल से बने, केमिकल से बनते हैं। धान के लिए, गेहूं के लिए, मिक्स फर्टिलाइज सब्जियों के लिए। तो कच्चा तेल इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, दवाइयाँ और केमिकल, साबुन, डिटोल तक जैसी है, $650 उदाहरण के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए तेल से ही बन रही हैं। लुब्रिकेंट्स भी गाड़ियों और मशीनों के इंजन को चिकना रखने वाला कच्चा तेल से ही बनता है। सो इस तरह से कच्चे तेल की ज़रूरतें भारत में काफ़ी पूरी की जाती हैं, इसीलिए कच्चा तेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके महंगे और सस्ते होने से बहुत सारे बिजनेस में आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर ये कम होता है तो कंपनियां ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता है। और अगर ये महंगा होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ने का कारण एक बनता है, और दूसरा कंपनियों के मार्जिन पर भी असर पड़ता है। इंडियन ऑयल पर बात करें तो आईओसी शेयर की कीमत पिछले 6 महीनों में 18% बढ़ती नजर आई है। बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और इस अवधि में 8% भी बढ़ा। और इस बेहतर प्रदर्शन को कच्चे तेल की कमजोर कीमतों के माहौल और तेल विपणन कंपनियां यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के वित्त वर्ष 2026 में, जो कि एलपीजी के पीछे इनको काफ़ी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए 30,000 करोड़ तक की प्रतिबद्धता से समर्थन मिला। ब्रोकरेज फर्म अलारा कैपिटल ने इंडियन ऑयल पर खरीदे बाइंग की रेटिंग दोहरा दी और इसके लक्ष्य मूल्य को 10% घटाकर 193 कर दिया। कटौती के बावजूद लक्ष्य अभी भी मौजूदा स्तरों से 38% की संभावित बढ़त का संकेत देता है और अलारा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पॉजिटिव बना हुआ है। वित्त वर्ष 26 में कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से नीचे रहने की उम्मीद का हवाला दे रहा है और इसका दृष्टिकोण मजबूत दीर्घकालिक एकीकृत मार्जिन पर भी आधारित है और पिछले 5 वर्षों में औसतन 2900 टन प्रति की तुलना में 3500 प्रति टन से अधिक अनुमानित है।
और कमजोर कच्चे तेल की धारणाओं और वित्त वर्ष 26 के एलपीजी घाटे के लिए भी 30,000 करोड़ के सरकारी मुआवजे के आधार पर। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर उच्च मार्जिन की अनुमति मिलने की संभावना बताई गई है और अलारा ने क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं उसके रुझान के आधार पर कमजोर रुपए और कम खुदरा डीजल मार्जिन को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2026, 23 और 28 के लिए इंडियन ऑयल की आय जो है के लिए 7, 8 और 4% तक की कटौती की है। के शेयरों में और गिरावट, तो नुवामा ने 66% मार्जिन गिरने के जोखिम के 3 प्रमुख कारण भी यहां पर नुवामा इंस्टीट्यूट इक्विटीज ने भी इंडियन ऑयल पर अपनी कम करे रेटिंग बरकरार रखी। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में जो सकल रिफाइनिंग मार्जिन दर साल 66% गिरता नजर आया, जो कि पहले 2.15 प्रति बैरल रह गया। और बीपीसीएल और एचपीसीएल की भी बात यहां पर कही गई है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 130 रुपए का लक्ष्य मूल्य रखा है, जो मौजूदा बाजार वैल्यू से 7% की गिरावट दर्शाता है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है नुवामा को कि वित्त वर्ष 26 में जो रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल विस्तार और परियोजनाओं पर 33,500 करोड़ के पूंजीगत व्यय अनुमान ऊंचा बना रहेगा, लेकिन इससे आरओसी पर दबाव पड़ेगा और कंपनी का कर्ज भी बढ़ सकता है। इबिटा भी बात करें, शुद्ध लाभ अनुमान से भी कम देखने के लिए मिला। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नुवामा की रिपोर्ट सामने आती नजर आई है। हालांकि बीपीएसएल, एचपीसीएल की तुलना में इंडियन ऑयल ने पहली तिमाही में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई है और इसके अलावा एलपीजी अंडर रिकवरी पहली तिमाही के 3700 करोड़ रुपए से बढ़कर 23,600 करोड़ रुपए हुई। यानी कि एलपीजी के पीछे हर सिलेंडर पर इनको करीब 200 रुपए का नुकसान हो रहा था। तो अगर पहले वाले की बात करें तो 3700 करोड़ रुपए रिकवरी हुई थी, लेकिन इस बार कंपनी ने 23,500 करोड़ की रिकवरी की है और एलपीजी क्षतिपूर्ति पर अधिक जानकारी का इंतजार है। और नुवामा के एक शोध नोट में भी लिखा है कि अगर निकट भविष्य की बात कर लें तो रिफाइनिंग मार्जिन कमजोर होने और एलपीजी अंडर रिकवरी और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में भी कमजोरी के कारण इंडियन ऑयल की अधिकतम आय पीछे छूट गई है और ऊंची पूंजीगत व्यय चक्कर के कारण रिटर्न अनुपात भी कम रहेगा और जोखिम प्रतिफल अनुपात प्रतिकूल। ऑल ओवर मिक्सअप सी एक अपडेट यहाँ पर है। कुछ चीजों पर उन्होंने पॉजिटिव बातें करी हैं, कुछ चीजों पर उन्होंने नेगेटिव पॉइंट। इसके अलावा समझे तो अमेरिका टैरिफ की धमकियों के बीच इंडियन ऑयल बीपीसीएल ने रूसी तेल खरीदना फिर शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि जो छूट थी वो $2, पहले 1.5 करीब थी, फिर 2.5 हुई, अब $3 प्रति बैरल हो गई है राइटर्स के अनुसार, जिससे भारतीय रिफाइनरों की रुचि फिर से बढ़ गई है और चीन ने भी खरीदारी बढ़ा दी है, जिससे रियायती बैरल के प्रति प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। एक अच्छा पॉइंट है कि रूस ने जो है छूट कच्चे तेल पर $3 प्रति बैरल की है। जैसे जैसे आप आगे तक न्यूज़ देखेंगे, समझेंगे, आगे तक वीडियो देखेंगे, तो यहाँ पर आप रेगुलर देखते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान समझ आएगा। इसी के अलावा इस सहायता से कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद और ऋण भुगतान और पूंजीगत व्यय को बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो नीड्स हैं उसको पूरा करने में इन 3 कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सेकंड पॉइंट, यह राशि जैसे कि मैंने कल भी बताया था 12 किस्तों में दी जाएगी और सरकार ने भुगतान की समय सीमा स्पष्ट नहीं की है। 2024-25 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी और आगे भी ऊंची रहेंगी। जेएम फाइनेंशियल की अगर गणना की बात करें तो वहां से पता चलता है कि 30,000 करोड़ रुपए में से इंडियन ऑयल को 14,500 करोड़ मिल सकता है अगर प्रेजेंटली बाजार के पूंजीकरण यानी कि 7.3% के बराबर पॉइंट को समझे तो। एचपीसीएल को 7,900 करोड़ और बीपीसीएल को 7,600 करोड़ की बात यहां पर कही जाए। इसके अलावा इंडियन ऑयल पर मेन अपडेट ये है कि जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रेटिंग को सेल से बढ़ाकर होल्ड पर कर दिया है और एक उचित जो है टारगेट का हवाला देते हुए 135 का टारगेट रखा है। और इसके अलावा 2027 वित्त वर्ष के मूल्य से पुस्तक मूल्य यानी कि 0.9x पर कारोबार कर रहा है और अगले 12 महीनों में 18 MMTPA 25% यानी कि अपनी जो रिफाइनिंग है, जो इनकी फैक्ट्रियां हैं, उनकी क्षमता का विस्तार करना भी इस बीच मजबूत अर्निंग की वृद्धि की उम्मीद जेएम फाइनेंशियल को दिखती इंडियन ऑयल में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए डिविडेंड तो यहाँ पर कंपनी ने फिलहाल 8 अगस्त की रिकॉर्ड डेट थी ही, फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर ही दिया। मजे की बात यहाँ पर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डीआई की कैटेगरी में देखें तो एलआईसी ने काफी अच्छा स्टेक इंडियन ऑयल में बनाया और भी काफी सारी खरीदारी इंडियन ऑयल में एलआईसी द्वारा करी गई है, जिससे वजह से 6.4% का स्टेक या शेयर्स यहाँ पर इंडियन ऑयल पे एलआईसी के पास है।
और तो और नो डाउट कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको पता ही है। 2023 की बात कर लें तो 8 रुपये डिविडेंड दिया है कंपनी ने 10 नवंबर और 28 जुलाई को। 7 रुपये का डिविडेंड 2024 को भी 12 जुलाई को मिला। और फिलहाल एक फाइनल डिविडेंड जो है 8 अगस्त की बात कही जा रही है, जो आता नजर आएगा। नो डाउट कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी अच्छी रही है। 2003 से कंपनी ने बोनस देने शुरू किए हैं 1.2, 1.1, 1.1 के अनुसार। 2022 में भी कंपनी ने 1.2 रेशो का बोनस दिया। वहां से कंपनी धीरे धीरे 257 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अभी एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है और कच्चे तेल के दाम भी कम होते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी पर देखने के लिए शेयर पर मिल ही रहा है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। बात कर लेते हैं यहाँ पर बोनस शेयर्स के बारे में। तो उदाहरण के लिए यदि आपके पास 10 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी गोल्डाना हाउस के 50 शेयर हैं, तो आपको 70 नए बोनस शेयर प्राप्त होंगे, जिसके आपके शेयरों की कुल संख्या 120 हो जाएगी। यानी कि एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि प्रत्येक 5 मौजूदा शेयरों के लिए नए 7 शेयरों का अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के बुक भंडार या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से वित्त पोषित किया जाएगा। जारी होने के बाद चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 20.87 करोड़ रुपए से बढ़कर 50.9 करोड़ रुपए हो जाएगी। कंपनी ने 10 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसी तिथि से तय होगा कि कौन से शेयर धारक बोनस शेयर प्राप्त करने के पात्र है। कंपनी को उम्मीद है कि जो बोर्ड की मंजूरी है उसके मिलने के 2 महीने के अंदर शेयर जमा कर दिए जाएंगे या भेज दिए जाएंगे। तो लक्ष्मी गोल्डाना हाउस लिमिटेड ने 7.5 के अनुपात बोनस की जो है घोषणा की है। प्रत्येक वर्तमान में रखे गए प्रत्येक 5 शेयरों के बदले नए 7 शेयर मिलते नजर आएंगे।